बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा। मैं हमेशा ही इस दुआ से लेक्चर का आगाज़ करता हूँ, लेकिन आज बिलखुसूस मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा फरमाए और आपको ये तौफ़ीक दे कि आप अपनी आँखें, कान और पर्टिकुलरली दिमाग खोल कर बैठें। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, नीड्स मोर अटेंशन, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन प्रोसेसेस को इवेंट बेस्ड पढ़ाऊँ रादर के उस सीक्वेंस को फॉलो किया जाए कि जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। हम एक्चुअली हमारे सेल्स में क्या होता है हम उसको देखने वाले हैं। राइट, तो इस पर्पस के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन द बोर्ड कि हम चैप्टर नंबर 20 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है ट्रांसलेशन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। शायद हमारा जो सेंट्रल डॉगमा है वो आज अपने क्लाइमेक्स को छूने वाला है। राइट, यानी कि हमने डीएनए से, याद है आप लोगों को, सबसे पहले डीएनए को कॉपी करना सिखाया था। क्या प्रोसेस कराया था? एग्जैक्टली, जब मैं डीएनए से डीएनए को बनाता हूं, राइट, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता था? रेप्लिकेशन। ये इतनी दफ़ा मैंने आपको याद करवा दिया है, इतने लेक्चर्स में इसको रिपीट कर दिया है कि शायद अब तो यहाँ की दीवारों को भी याद हो गया हो कि डीएनए से डीएनए बनाने का प्रोसेस रेप्लिकेशन कहलाता है। लेकिन जब मैं डीएनए से क्या बनाता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स? आरएनए। जब मैं डीएनए से क्या बनाता हूँ? आरएनए। तो ये वाला आरएनए 3 डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, आपको पता है। इट में बी मैसेंजर आरएनए, इट में बी ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो तीनों किस्म के आरएनए की जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब ये भी इतनी मरतबा रिवाइज हो गया है कि आई होप कि अब तो शायद नमाज पढ़ते हुए आप लोगों को रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के वर्ड्स याद आते होंगे। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे तीसरे इवेंट की, तो उसमें हमने क्या करना है कि हम लोगों ने इन तीनों किस्म के आरएनए को, यानी कि हम बात करेंगे राइबोसोमल आरएनए की, हम लोग बात करेंगे मैसेंजर आरएनए की, और हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर आरएनए की। हम इन तीनों आरएनए को यूज करेंगे और हम बनाएंगे क्या? प्रोटीन। तो जब मैं डिफरेंट टाइप्स के आरएनए को इस्तेमाल करके क्या बना देता हूं स्टूडेंट्स? प्रोटीन, तो प्रोसेस कहलाता है व्हाट? ट्रांसलेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। राइट, तो हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर में क्या क्या अंडरस्टैंड कर लिया है कि हम डीएनए से डीएनए की कॉपी कैसे करते हैं, हम लोग डीएनए से आरएनए कैसे बनाते हैं। राइट, फिर हमने ये भी देखा था कि बेसिकली हमारे आरएनए में से मैसेंजर आरएनए के ऊपर पैगाम कोडेड होता है, खुफिया होता है। ये लास्ट लेक्चर की बात थी। और उस खुफिया पैगाम में जो मैसेजेस हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोगों ने नाम कर दिया था कोडोन। राइट, तो उस कोडोन के कोड्स को हमने कल डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। और आपको पता है कि हमने जेनेटिक कोड बनाने की बेसिस क्या रखी थी कि डेफिनेटली एक काम होना चाहिए कि हम न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को अमाइनो एसिड लैंग्वेज में बदलना चाह रहे हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। सो लास्ट लेक्चर वाज पर्टेनिंग टू द लास्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉगमा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में हम क्या बनाएंगे? प्रोटीन। कहाँ से? मैसेंजर आरएनए से। मैसेंजर आरएनए कहाँ बना था? डीएनए से। तो ये पूरा मैंने आपको रोल बैक किया। फिर दोबारा बात करते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ये आप लोगों के एक पैंक्रियाज का सेल है और you know very well your pancreas is capable of making a very important hormone that is called as insulin। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने आपके पैंक्रियाज के उस पर्टिकुलर यूक्रोमेटिन को क्या किया? ट्रांसक्राइब किया। और ट्रांसक्राइब कराने के बाद हमने एक आरएनए बनवाया। उस आरएनए का नाम क्या था? आरएनए फॉर इंसुलिन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? उस आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर निकालेंगे। ठीक है, जब न्यूक्लियस में से आरएनए बाहर आएगा
तो डेफिनेटली वो किस रास्ते से आएगा, न्यूक्लियर पोर के रास्ते से बाहर आएगा। चैप्टर नंबर 4 याद करें, पार्ट 1 का आपको बताया था कि न्यूक्लियस इज बेसिकली आ पोरस स्ट्रक्चर, तो वो वाले पोर्स ओपन होंगे और हमारा मैसेंजर आरएनए हमारे साइटोप्लाज्म में निकल आएगा। राइट, अब फाउंडेशन ले हो गई है किसकी, इंसुलिन बनाने की। राइट, क्यों? क्या आपको याद होगा मैंने बोला था कि हम राइबोसोमल आरएनए को उस वक्त ही बना लेते हैं जब हम नया सेल बनाते हैं। तो नया राइबोसोमल आरएनए फिर राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलके क्या बनाएगा, राइबोसोम। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं प्रोटीन बनाना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले प्रोटीन बनाने वाली मशीन बनानी है, एंड दैट वेरी मशीन इज नन अदर देन राइबोसोम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसके मेरे पास क्या क्या प्री रेक्विजिट्स हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास पहले से होनी चाहिए अगर मैं प्रोटीन बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले होना चाहिए स्टूडेंट्स मेरे पास एक अदद मैसेंजर आरएनए जो किसी खास प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ मेरा बचा ये था, मुझे क्या, राइबोसोम चाहिए थे मुझे। और मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैं राइबोसोम को बताना चाहता हूँ तो मुझे चाहिए है दो चीज़ें। उनमें से एक क्या था, एक था मेरे पास राइबोसोमल आरएनए और दूसरी चीज़ मेरे पास क्या है, राइबोसोमल प्रोटीन्स। तो जब मैं इन दो चीज़ों को मिलाऊंगा तो मेरे पास राइबोसोम बन जाएगा। आप लोगों की इत्तला के लिए, आपको दोबारा से आपके नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए ये दोबारा रिपीट किया जा रहा है कि आपके राइबोसोम के अंदर दो यूनिट्स होती हैं, दो सब यूनिट्स होती हैं। उनमें से एक को हम बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सके कि इसका स्वेडबर्ग यूनिट कितना है तो आई विल बी मोर हैप्पी। और उसके बाद इसके पास क्या होती है, एक अदद लार्जर सब यूनिट। इंपॉर्टेंट बात यह हमारे स्टूडेंट्स के जब प्रोटीन नहीं बन रही होती तो ये दोनों यूनिट्स क्या होती हैं, डिसोसिएटेड, टूटी होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। मिसाल के तौर पे कि ये मेरे पास एक स्मॉलर सब यूनिट है, राइट, और ये मेरे पास एक लार्जर सब यूनिट है, तो ये जुड़ी हुई नहीं होती हैं। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होगा तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपस में क्या करेंगी, मिल जाएंगी और एक कंप्लीट राइबोसोम बना देगी। तो कहने का मकसद मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स कि राइबोसोम बन जाता है जब जब बनता है, नया सेल बनता है। तो हमने राइबोसोमल आरएनए को सबसे पहले बनाया, उसको राइबोसोमल प्रोटीन से मिलाया और मिला के उसकी दो सब यूनिट्स बना के रख ली, और इन्हें हम तब जोड़ेंगे जब हमने प्रोटीन बनानी होगी। राइट, तो दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या हो गई, पूरी हो गई। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स मेरे पास कि हम लोगों ने तीसरा जो चीज़ हमें चाहिए है वो क्या है स्टूडेंट्स, एटीपी। हमें एटीपी चाहिए बिकॉज कि एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन इट डिमांड्स एटीपी। कोई रिएक्शन आपको पता है एंजाइम और एनर्जी के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे चाहिए थी मुझे क्या, एटीपी। एंड यू नो बीइंग लिविंग सेल आर यू कैन से सेल्स, they are very very rich or self-sufficient in production of ATP, and for this purpose we should thank our great organelles known as mitochondria. So there is plenty of ATP already present in the cell. और फिर हम चलते हैं नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे हमें चाहिए स्टूडेंट्स एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, राइट। और चौथी बात क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास कि जब मैं अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कर लूं तो मुझे इन अमाइनो एसिड को बाइंड करना है ट्रांसफर आरएनए के साथ। तो नंबर 5 पे मेरे पास क्या आ जाता है कि मुझे बाइंडिंग करवानी है, बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स विद ट्रांसफर आरएनए। आपको याद है मैंने बोला था कि ट्रांसफर आरएनए क्या है, डिकोडर है, ट्रांसफर आरएनए क्या है, सप्लायर है। यानी कि ये नॉट ओनली मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट मैसेज को डीकोड करता है, यानी कि उसको समझता है, बल्कि उससे कोरेस्पॉन्डिंग मटेरियल दैट इज अमाइनो एसिड वो भी सप्लाई करता है। तो हमने करना क्या है कि हमने एटीपी भी प्रोवाइड करनी है, हमने अमाइनो एसिड भी प्रोवाइड करना है, उन्हें एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के बाद हमने उसको ट्रांसफर से जोड़ना है। लेकिन आपको ये बात पता है कि हम ये सारा रिएक्शन विदाउट एंजाइम नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स? अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये एक एंजाइम है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये एंजाइम कैसे काम करता है, इसके लिए डेफिनेटली वी हैव टू जंप टू द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अपने बहुत ही काम के एंजाइम की, जिसका नाम क्या था? अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज की। आइए देखते हैं कि ये एंजाइम कैसे काम करता है। अगर आप इस एंजाइम अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, पहली तो बात है इसका नाम ही कितना लंबा है, लेकिन कोई मुश्किल बात नहीं। बेसिकली ये एंजाइम ये बता रहा है कि ये सिंथेसिस करता है, ये जोड़ता है किन दो चीजों को आपस में? अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ। राइट, ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ता है बाय मींस ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज एसाइलेशन। तो जब हम अमाइनो एसिड को एसाइलेट करेंगे तो वो ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड हो जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि ये अमाइनो एसिड कैसा होना चाहिए? एक्टिवेटेड होना चाहिए। तो इस पर्पस के लिए हमारे इस एंजाइम मींस अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज के अंदर होती हैं 3 साइट्स। क्या होती है स्टूडेंट्स? 3 जगह बनी होती हैं। देयर आर 3 साइट्स। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी की बात करेंगे तो देयर आर 3 बाइंडिंग साइट्स। उनमें से नंबर 1 साइट के ऊपर आके अटैच हो जाता है अमाइनो एसिड। क्या अटैच हो जाता है? अमाइनो एसिड। जाहिर है ये अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होगा। किसी भी ट्रांसफर आरएनए के साथ इसको जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक स्पेसिफिक अमाइनो से जोड़ना पड़ेगा। प्लस दूसरी बात यह है कि मुझे इसके पॉइंट पर ही जरा सा नीचे अटैच करनी है एटीपी। राइट, आपको पता है कि एटीपी क्या करेगी? यहां पे एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और वो वाली एनर्जी किस बॉन्ड में ज्यादा थी? आखिरी बॉन्ड में। लास्ट 3 फॉस्फेट में से लास्ट फॉस्फेट में मैक्सिमम एनर्जी होती है, तो वो अपनी एक फॉस्फेट यहां छोड़ जाएगा और माइनस कर देगा यहां से पायरोफॉस्फेट, और पायरोफॉस्फेट यहां से क्या करेगी? बाहर निकल जाएगी। अब तक हमने इस अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज की 2 बाइंडिंग साइट को फिल कर लिया है, और जो तीसरी बाइंडिंग साइट है वहां पे आके अटैच हो जाता है क्या? ट्रांसफर आरएनए। याद रखने वाली बात है कि ट्रांसफर आरएनए वो ही आके यहाँ पे अटैच होगा जो इस अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट और पते की बात है। अब ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एंटीकोडोन। आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था ट्रांसफर आरएनए की शक्ल किसी क्लोवर लीफ की तरह से होती है, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं? एंटीकोडोन्स। वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं? डेफिनेटली कोडोन ऑफ द मैसेंजर आरएनए के। तो जैसा कोडोन होगा उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंटीकोडोन होगा, उससे कोरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड वहां पे अटैच होगा। तो जब एक स्पेसिफिक आरएनए और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एटीपी की प्रेजेंस में इस एंजाइम के अंदर जाएंगे तो इन 2 चीजों के दरमियान में क्या हो जाएगी? एसाइलेशन। ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, और यह कहलाएगा एक व्हाट? एसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं कि यहां पर एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दफा मैंने ये बात आपसे बोली है ताकि ये चीज आप लोगों के माइंड पे प्रिंट हो जाए कि हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं, और मैंने आपसे क्या बोला था कि हर एक ट्रांसफर आरएनए के पास क्या प्रेजेंट है? एक स्पेसिफिक एंटीकोडोन। हर स्पेसिफिक एंटीकोडोन एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ही क्या करता है? कॉल करता है। तो इसका मतलब ये होगा मेरे पास कि मेरे साइटोप्लाज्म के अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों क्या प्रेजेंट हैं? अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेजेस। लेकिन वो हजारों लाखों जो है वो कितनी टाइप्स के हैं? तो आंसर इज जस्ट 20 डिफरेंट टाइप्स के, बिकॉज कि मेरे पास 20 डिफरेंट टाइप्स से क्या है? अमाइनो एसिड।
इसका मतलब ये होगा कि एक स्पेसिफिक अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए के साथ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ही बाइंड करेगा, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख देते हैं यहां पर कि देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट ट्रांसफर आरएनएस, ठीक है, एंड दे बाइंड विद 20 different types of amino acids, right? जितने टाइप के अमाइनो एसिड हैं उतने ही टाइप के ट्रांसफर आरएनए हैं और उतने ही टाइप के मेरे पास क्या है, सिंथेटेजेस हैं। तो इस लिहाज से मेरे पास इनकी बहुत ज़्यादा तादाद साइटोप्लाज्म में जमा हो जाती। तो सबसे पहला काम ये था कि हम लोग अपने साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड्स को एसाइलेट करके रख ले, हमने कर लिया। अब क्या होगा माय स्टूडेंट्स, लुक एट दिस कि डीएनए में से क्या बाहर एक्सपोर्ट होगा, मैसेंजर आरएनए। तो जो ही सबसे पहले मैसेंजर आरएनए वहां पर पहुंचेगा तो एक एंजाइम जो इन 20 अमाइनो एसिड में से डिफरेंट है, मुमताज है, उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का नाम होता है N-formyl methionine, राइट। इस पर्टिकुलर एंजाइम ने हमें सबसे पहला अमाइनो एसिड ला के देना है और उस सबसे पहले फॉर्मर सबसे पहला N-formyl methionine उसे ला कर देना है। इट इज methionine is nothing other than an amino acid। तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियस में से बाहर आने के फौरन बाद जो सबसे पहला काम ये होगा कि इन अमाइनो एसिड में से सबसे पहले ये वाला अमाइनो एसिड आएगा। क्या नाम है इसका, N-formyl methionine। तो जब ये वाला एसाइलेटेड अमाइनो एसिड रेडी हो जाएगा तो अब हम सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएंगे। और वो सेकंड स्टेप मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ PIC। Development of PIC. Whenever we say PIC, it means protein initiation complex। यानी कि मैंने प्रोटीन बनाने के लिए जो प्रोसेस शुरू करना है वो भी सिंपल नहीं है, बल्कि वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें बहुत सी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। तो मुझे इन सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि नंबर 1 पे जो हमारा मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, इट विल बाइंड, ये क्या करेगा, ये बाइंड करेगा विद स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। सबसे पहला काम अब ये होगा, हम इस पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए के साथ यहां पे बाइंड करेंगे कहीं पे, किसको, क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, तो ये सबसे पहला काम है। सवाल ये है कि राइबोसोम इस पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए पे कहाँ बाइंड होगा। तो आंसर ये है कि ये कहीं भी आके बाइंड हो सकता है, लेकिन ये तलाश में रहता है एक खास पॉइंट के। उस पर्टिकुलर खास पॉइंट का नाम आपको याद है, किसी बच्चे को आप में से याद हो कि हमारी प्रोटीन को इनिशिएट कराने वाला कोडोन कौन सा था। तो आंसर इज वेरी राइट, बिल्कुल सही आवाज आई है, हमारी आज़ादी का दिन, AUG। इसका मतलब है कि जहां भी हमारे मैसेंजर आरएनए में AUG का मैसेज आएगा, AUG, इसका मतलब है कि मैसेंजर आरएनए में बहुत सी न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम भी होती हैं और बहुत सी न्यूक्लियोटाइड जीन खत्म होने के डाउनस्ट्रीम भी होती हैं, राइट। तो अपस्ट्रीम से वो अटैच होगा, यानी कि वो 5 बार से अटैच होगा और वो ट्रेवल करना शुरू करेगा टुवर्ड्स 3 एंड। उस ट्रेवलिंग के दौरान में जहां भी उसे AUG मिलेगा ये वहां जाके रुक जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इसको इससे बाइंड करने के लिए हमें एक राइबोसोम मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग फैक्टर की जरूरत होती है।
राइट। इसकी करेक्ट बाइंडिंग को वो फैक्टर इंश्योर करता है। चले हम यूं समझा लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे क्या मौजूद थी, फॉर एग्जांपल एक डिप्रेशन यहाँ समझ लेते हैं, ये कहीं डिप्रेशन मौजूद था और इस डिप्रेशन के साथ आके अगर ये बाइंड हुआ फॉर एग्जांपल तो ही इफेक्टिव बाइंडिंग होगी। तो ये जो डिप्रेशन इसको इफेक्टिवली यहाँ आके बाइंड करवा रहा था, समझ लें कि वो एक फैक्टर था। अगर ये फैक्टर यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा तो राइबोसोम यहाँ आके अटैच नहीं होगा या नहीं रुकेगा और प्रोटीन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बनने को इंश्योर नहीं करेगा। फिर इस टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि अब हमारे पास प्रेजेंट था ये वाला स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एन फॉर्मल मेथियोनीन। तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर आके हमारा सबसे पहला अमाइनो एसिड यानी कि एन फॉर्मल मेथियोनीन पहुंच जाएगा डेफिनेटली विद द असिस्टेंस ऑफ इट्स ओन ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए से अब यहाँ पे आके पहुंच जाएंगे। कोशिश करते स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाए, समथिंग हेयर और कुछ हिस्सा की स्ट्रक्चर होती है इसकी क्लोवर लीफ मॉडल और इसके यहाँ पे अटैच होता है हमारा मेथियोनीन। कौन सा वाला, एन फॉर्माइल मेथियोनीन। याद रखने वाली बात क्या है, मैं आप लोगों से अगर ये बात पूछूं कि फर्ज कर लेते हैं कि हमारे मैसेंजर आरएनए पर AUG लिखा हुआ है। हमारे मैसेंजर आरएनए पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, AUG। ये क्या है, मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट प्रोटीन स्टार्टिंग कोडोन है, राइट। आप मुझे बताएं कि ट्रांसफर आरएनए के ऊपर इसका एंटीकोडोन क्या होगा, तो अभी लिख लेते हैं। ये मैसेंजर आरएनए का था, हम ट्रांसफर आरएनए पे एंटीकोडोन की बात कर रहे हैं। तो ए का ऑपोजिट क्या होता है, यू का ऑपोजिट क्या होता है, ए, और जी का ऑपोजिट क्या होता है, सी। इसका मतलब ये है कि जिस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर UAC लिखा होगा इट विल कॉल फॉर एन फॉर्माइल मेथियोनीन। ये पते की बात है, राइट, कि जिस पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए के ऊपर UAC क्या है, एंटीकोडोन, सिर्फ वही अपने साथ एन फॉर्माइल मेथियोनीन को बाइंड कर सकता है और वही AUG के सामने आके मेथियोनीन सप्लाई कर सकता है। जब ये सब चीजें अटैच हो जाएंगी माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे प्रोटीन इनिशिएशन कंप्लीट हो गई है। जो ही ये वाली चीजें कंप्लीट होंगी तो इसके ऊपर आके प्लीज अलाउ मी कि मैं यहाँ थोड़ी सी चीजें इरेज कर दूं। तो फिर यहाँ पे आके क्या करेगा स्टूडेंट्स, अटैच हो जाएगा इसका सेकेंड पार्ट, मींस सेकेंड सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गई मेरे पास लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अगली बात क्या है, हमने प्रोटीन बनाने का काम शुरू कर दिया है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नए अमाइनो एसिड को इसके पास लेके आना है और हम लोगों ने इलॉन्गेशन करवानी है। यू नो कि जब भी हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 3 ही काम हो रहे होते हैं। नंबर 1 इज इनिशिएशन, जो भी हम लोगों ने की है बाय द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फिर हम करते हैं इलॉन्गेशन, जो भी यूनिट होगा हम उस यूनिट को ऐड करेंगे, इट मे बी न्यूक्लियोटाइड, इट मे बी अमाइनो एसिड, और फिर जब उस पर्टिकुलर चीज को सिंथेसाइज कर लेंगे तो एंड पे आ जाएगा हमारे पास क्या, टर्मिनेशन कोड, और हम उस प्रोसेस को डिसअसेंबल कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सेकंड फेज मीन इलॉन्गेशन कैसे होती है, और इसके लिए डेफिनेटली वी हैव टू गो टू द लास्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हुई थी आप लोगों के साथ ये कि ये है मेरे पास एक अदद मैसेंजर आरएनए, ठीक। इसके यहां कहीं लिखा हुआ था AUG। इस AUG को देखूं तो ये एक अट्रैक्शन है, ये एक अट्रैक्शन है दो चीजों के लिए। नंबर 1 मेरे पास क्या था, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, वो यहां पे अटैच हो जाएगी, और प्लस मैंने को कहा था कि यहाँ पे एक फैक्टर होना चाहिए जो इस स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को मैसेंजर आरएनए के साथ इफेक्टिवली करेक्टली बाइंड करवा सकता है। दो बातें कही, इफेक्टिवली एंड करेक्टिवली बाइंड करा सकता है, प्लस वो इस चीज को वेट करवाएगा कि यहाँ पे प्रॉपर प्रोटीन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या चाहिए था, इसका ऑपोजिट एंटीकोडोन वाला ट्रांसफर आरएनए। तो ऑपोजिट क्या था मेरे पास, जाहिर है UAC। ये क्या है, ये एंटीकोडोन है किसका, एक ट्रांसफर आरएनए का। इट इज समथिंग लाइक इट, शक्ल देखी जाए इसकी तो कुछ कुछ ऐसे होता है, समथिंग लाइक इट, इट इज समथिंग लाइक इट। तो ये है मेरे पास एक ट्रांसफर आरएनए,
और इसका ये वाला एंड ये कहलाता है एंटीकोडॉन वाला एंड, और इसके इस पॉइंट पे प्रेजेंट होता है एक अदद अमाइनो एसिड, और जाहिर है हम यहाँ लिख रहे हैं मेथियोनीन, तो हम यहाँ पे साथ M लिख लेते हैं। जब ये मैंने बोला कि सब चीजें अटैच हो जाएंगी, तो फिर यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, इट इज समथिंग लाइक इट, ये अटैच हो गया। अब हमारे पास इलोंगेशन होनी है। इलोंगेशन होने के लिए हमें क्या देखना है कि हाउ इलोंगेशन टेक्स प्लेस। तो इसका मतलब ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना है इस पर्टिकुलर चीज को, जिसे हम बोलते हैं लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर मैं आपको दिखाता हूं ड्रॉ करके कि अगर मैं इस लार्जर सब यूनिट को देखूं तो इसके अंदर मेरे पास बेसिकली 3 कैविटीज हैं। आप लोग बोले 3 रिएक्शन साइट्स हैं। ये 3 रिएक्शन साइट्स बेसिकली एक कोडोन के सामने अटैच होती है। इट इज समथिंग द कोडोन ऑफ व्हाट, मैसेंजर आरएनए। कौन सा कोडोन की बात हो रही है, AUG की, राइट। यहां पे क्या प्रेजेंट था, मेरे पास पहला ट्रांसफर आरएनए जिसके पास क्या अटैच था, मेथियोनीन, राइट। जो ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, कंप्लीट होगा, तो मैंने आपको बोला कि यहां पे क्रिएट हो जाएगी क्या, 3 डिफरेंट कैविटीज। उनमें से एक कैविटी का नाम क्या है, ए साइट। ए साइट को डिफरेंट बुक्स डिफरेंट नाम से लिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बुक्स लिखती हैं कि ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टर साइट, एक्सेप्टर साइट, और बहुत सी बुक्स लिखती हैं अराइवल साइट। दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि ये वो जगह है किसमें, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में, कि जहां पे आके एक ट्रांसफर आरएनए अटैच होता है जिसके पास स्पेसिफिक एंटीकोडोन के मुताबिक क्या प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड। और उस पर्टिकुलर एंटीकोडोन का सीक्वेंस डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्री होगा नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए के साथ। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेंजर आरएनए पे जोन सा भी नेक्स्ट कोड होगा उसके ओपोजिट एंटीकोडोन वाला ट्रांसफर आरएनए आएगा, और उसके मुताबिक ही उस पे क्या प्रेजेंट होगा, एक अदद अमाइनो एसिड। तो जिस जगह वो आता है या जहां पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए साइट। तो यहां पे हम फर्ज कर लेते हैं कि अब एक और ट्रांसफर आरएनए आके खड़ा हो गया, इट इज समथिंग लाइक इट, यूं समझ लेते हैं, इट इज समथिंग लाइक इट यहां पर, राइट। अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, बड़े आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, बात को अंडरस्टैंड करना है। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक और अमाइनो एसिड है। तो पहला अमाइनो एसिड कैसा था स्टूडेंट्स, पहला अमाइनो एसिड था ब्लैक, राइट। ये अमाइनो एसिड था कैसा, ब्लैक, और ऐसा गोल सा था, और ये जुड़ा हुआ था किसके साथ, ट्रांसफर आरएनए के साथ। अगला अमाइनो एसिड कौन सा है, ब्लू वाला, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये भी डेफिनेटली एक ट्रांसफर आरएनए के साथ। यहां पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड एज एसाइलेटेड बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं, एसाइलेटेड बॉन्ड्स हैं। लेकिन जब ये दोनों इस पर्टिकुलर साइट पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, इनके दरमियान में अट्रैक्शंस बढ़ेंगी, राइट। एक दूसरे के करीब आएंगे, और करीब आने के बाद क्या करेंगे कि ये यहां से वाटर को माइनस करवाएंगे, यानी कि कॉन्डेंसेशन करवाएंगे, और एज अ रिजल्ट एक बॉन्ड यहां पे एस्टेब्लिश हो जाएगा बिटवीन अमाइनो एसिड नंबर 1 एंड अमाइनो एसिड नंबर 2। इस बॉन्ड के बनते ही क्या होगा, पहले ट्रांसफर आरएनए की हो जाएगी डीएसाइलेशन, यानी कि उसका बॉन्ड ट्रांसफर आरएनए के साथ खत्म हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला बॉन्ड अब ब्रेक हो गया और ये वाला बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया। अब ये वाला बॉन्ड चूंकि एस्टेब्लिश हो चुका है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड जो बेसिकली इस ट्रांसफर आरएनए को इस अमाइनो से जोड़ने वाला था, वो वाला बॉन्ड क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्रेक हो गया। बना कौन सा, ये वाला बॉन्ड। अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगले कोडोन पे जंप कर जाएगा, मूव कर जाएगा ये सारे का सारा अपरेटस। ये समझ लो कि ये एक रेलवे स्टेशन है, ये ट्रेन है। रेलवे स्टेशन मूव नहीं करता, ट्रेन मूव करती है, राइट। तो ये ट्रेन अब अगले यू कैन से कि 1 मीटर
या थ्री न्यूक्लियोटाइड आगे मूव कर जाएगी और अब इस पर्टिकुलर किसकी राइबोसोम की पोजीशन यहां नहीं रहेगी, राइट, बल्कि अब वो यहां पहुंच जाएगा। बात समझ आई? ये यहां से यहां मूव कर गया, यहां पे था तो था को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डॉटेड लाइन के साथ, और अब ये किस पोजीशन के ऊपर है, नई पोजीशन पे, वहां पे मैंने इसको सॉलिड शो किया हुआ है। सो ये कितना स्टेप मूव किया है, 3। इट इज मूविंग इन 5 बार to 3 bar direction in just addition of 3 nucleotides। अब ये अगले कोडोन के सामने आ गया है, अगले कोडोन के सामने अब ये किस पोजीशन पर है, पी साइड पर। याद रखें ये कौन सी साइड थी, पी साइड, और ये कौन सी साइड थी, ए साइड। हम इसे पी साइड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज के पी साइड पर बॉन्ड डेवलप होता है, राइट। अब देखिए कि अब यहां पे पी साइड के सामने, अब पी साइड कहां है, सेंटर में, अब इस पी साइट के सामने जो भी कोई ट्रांसफर आरएनए होगा उसके साथ ऑलरेडी क्या अटैच है, 2 अमीनो एसिड। कौन कौन सा वाला, एक गोल वाला और एक चौरस वाला, 2 अमीनो एसिड यहां पे पहले से अटैच हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, ए साइट के ऊपर एक और क्या आएगा, ट्रांसफर आरएनए, उसके पास भी क्या होगा, एक अमीनो एसिड। ड्रॉ करते हैं यहां पर, फर्ज कर लेते हैं कि ए साइट पर एक और ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल आया, समथिंग लाइक इट, और उसके पास क्या प्रेजेंट था, एक और अमीनो एसिड समथिंग से लाइक इट, राइट। ये कहां आया है, ए साइट पर, और अब ये जो मेरे पास ट्रांसफर आरएनए था ये कहां पहुंच गया, ई साइट पर, तो ये ई साइट से बाहर निकल जाएगा। दिस डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए विल जस्ट go out from the E site। तो E site का मतलब मेरे पास क्या है, exit site, E site for exit site। तो जो ट्रांसफर आरएनए भी E site के सामने आएगा, पहली बात तो 100% बात ये है कि वो डीएसाइलेट हो गया है, उसने अपना अमीनो एसिड पहली वाली चेन को दे दिया है, अब वो फारिग हो गया है, फारिग होने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो दूसरी तरफ वाले से जो भी ट्रांसफर आरएनए आएगा उसके पास क्या होगा, एक नया अमीनो एसिड। वो नया अमीनो एसिड उस तरह का भी हो सकता है जैसा पहले लगा हुआ है, या वो नया तर्ज का भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन बहरहाल जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो फिर क्या होगा, वही पुराना के साथ दोहराया जाएगा कि प्रीवियस अमीनो एसिड के साथ नए अमीनो एसिड को जोड़ा जाएगा। और इस प्रोसेस में मैंने क्या बोला था कि वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, जब ये बॉन्ड एस्टेब्लिश होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास 3 चेन वाला क्या बन गया है, ट्रांसफर आरएनए, उसके पास 3 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये वाला अमीनो एसिड अब पी साइड पे आ जाएगा और ये वाला ट्रांसफर आरएनए ई साइड से बाहर निकल जाएगा और ए साइड अब मूव कर जाएगी टू द नेक्स्ट व्हाट कोडॉन। तो ऐसे ही ये 3 स्टेप आगे चलता चला जाएगा और दिखता जाएगा कि मेरे पास किस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का कोड प्रेजेंट है, उसके एंटी कोडोन के मुताबिक यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसफर आरएनए, और लेकर आएगा एक अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड क्या करेगा कि प्रीवियसली प्रेजेंट अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, वाटर को एलिमिनेट करेगा, और उस बॉन्ड के बनने के बाद लास्ट पेप्टाइडल साइड पे प्रेजेंट ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या होगा, लिंक ब्रेक होगा, और जब अमीनो एसिड आगे मूव करेगा तो वो बन जाएगी ई साइट, और ई साइट से ट्रांसफर आरएनए बाहर चला जाएगा। ये वाला प्रोसेस चलता ही चला जाएगा। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे आप लोगों के पैंक्रियाज के इंसुलिन सेल की, तो आप लोगों को याद होगा, सॉरी, पैंक्रियाज के बीटा सेल्स की। तो बीटा सेल्स बेसिकली क्या बनाते हैं, इंसुलिन। तो इंसुलिन आपको याद होगा कि ये 2 चेन्स पे कॉन्सिस्ट करती थी। एक चेन के अंदर मेरे पास 30 अमीनो एसिड थे और एक चेन के ऊपर 21 अमीनो एसिड थे। याद होगा आप लोगों को, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। जब 30 अमीनो एसिड ऐड हो गए या 21 अमीनो एसिड ऐड हो गए, मींस जितनी डिजायर्ड चेन चाहिए थी पॉलीपेप्टाइड की, जब वो बन गई तो उस पर्टिकुलर पेप्टाइड के एंड पे मुझे क्या नजर आया कि यहाँ पे एक क्या है, स्टॉप सिग्नल है। ये सारा काम होता गया, इसको देख के न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, इसको देख के अमीनो एसिड ऐड किया, इसको देख के अमीनो एसिड ऐड किया, इसको देख के अमीनो एसिड ऐड किया, ऐड करते गए अमीनो एसिड, करते गए, चेन ग्रो करती गई, किसकी, अमीनो एसिड्स की।
चेन ग्रो करते 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 यहाँ पे हम पहुंच गए और ये आ गया मेरे पास अब स्टॉप कोडोन। अब जब हम इस पर्टिकुलर स्टॉप कोडोन पे पहुंचेंगे तो इसका पता सबसे पहले किसको लगेगा? डेफिनेटली ट्रांसफर आरएनए को। वो कहेगा भाई इस तरह का तो मेरे पास कोई क्या नहीं है, एंटीकोडोन है ही। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे मजीद अमीनो एसिड ऐड नहीं होना चाहिए। प्लस इसका पता चलेगा इस स्मॉलर सब यूनिट को, वो क्या करेगी कि वो अपने आप को यहाँ से डिसोसिएट कर लेगी। जो वो अपने आप को यहाँ से डिसोसिएट करेगी तो फौरी तौर पे जो चेन हमने बनाई थी, चाहे वो 30 अमीनो एसिड की थी, चाहे वो 21 अमीनो एसिड की थी, इट विल बी लिबरेटेड। तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इस चेन के साथ निकलते ही हमारा जो लार्जर सब यूनिट है वो भी यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉप सिग्नल है वो नॉट ओनली प्रोटीन सिंथेसिस के को रोकने का सिग्नल है, बल्कि वो इस पूरी की पूरी असेंबली को डिसअसेंबल करने का सिग्नल भी होता है। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए कोई बात नई नहीं है कि मैंने आप लोगों से UGA, ठीक है, फिर UAA और फिर UAG, तो जो ही ये वाले 3 सिग्नल्स हमारे पास आएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। आए हम क्विकली इस सारे प्रोसेस को इस पर्टिकुलर वीडियो में देखते हैं। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल है और इस पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में बहुत सारे पोर्स हैं और देख रहे हैं आप लोग कि इन पोर में से जो क्या था, मैसेंजर आरएनए इज कमिंग आउट। जो ही मैसेंजर आरएनए बाहर आया तो आपने देखा कि हमारा एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज ये क्या कर रहा है कि ये एन फॉर्माइल मेथोनिन को एटीपी की प्रेजेंस में एसाइलेट कर रहा है और जो ही ये एक्टिवेट हो ये बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि इस मैसेंजर आरएनए के साथ आके राइबोसोम का स्मॉलर सबयूनिट अटैच हो रहा है। और ये कहाँ के रुका है? ये हमेशा के रुकता है AUG पर, बिकॉज कि AUG इज द स्टार्टिंग सिग्नल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। जो ही ये आके बाइंड होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एन फॉर्माइल मेथोनिन वाला ट्रांसफर आरएनए भी पहुंच जाता है। इस तरीके से हमारा प्रोटीन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाता है और इसके फौरन बाद इसके ऊपर आके अटैच हो जाती है हमारी राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट, राइट। अब जब हम इसको डीकप करके देखते हैं दोबारा से तो हमें पता चलता है कि बेसिकली अब इसके अंदर हो रही है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन होने के लिए क्या जरूरी है कि हमारे इस पर्टिकुलर राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट की स्ट्रक्चर को समझा जाए। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 3 कैविटीज हैं। एक कैविटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ई साइट को, दैट इज द एग्जिट साइट जहां से हमने यूज्ड ट्रांसफर आरएनए को निकालना है। पी साइट वो वाली जगह है जहां पे हमने बॉन्ड को बनाया था, वाटर को निकाला था, और ए साइट वो जगह है जहां पे आके ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेकर आता है। आप देख रहे हैं कि बार बार ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर आ रहे हैं, वो एक कोरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड को वहां प्रोवाइड कर रही हैं। यू आर लुकिंग कि यहाँ पे कैसे 2 अमीनो एसिड के दरम्यान में बॉन्ड बन रहा है और अमीनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये वाला प्रोसेस चलता ही रहता है। चेन में नए अमीनो एसिड ऐड होते रहते हैं और वेकेंट, खाली और यूज्ड ट्रांसफर आरएनए दोबारा से इस्तेमाल होने के लिए ई साइट से बाहर चले जाते हैं, राइट। ये वाला प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि हमारे पास UGA और UAA जैसे कोडोन हमारे पास नहीं आ जाते। जो ही ये सिग्नल आएगा हमारे पास तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस डेफिनेटली रुक जाएगा और वो पूरी की पूरी असेंबली जो हम लोगों ने बनाई थी वो डिसोसिएट हो जाएगी। पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर आ जाएगी, लार्जर सबयूनिट विल सेपरेट, स्मॉलर सबयूनिट विल बिकम सेपरेट, and messenger RNA, it is no more usable now. It will be chopped into segments by our own enzyme system because it is no more required. और अगर दोबारा बनानी पड़ेगी तो we have got the euchromatin और उस euchromatin को हम दोबारा से इस्तेमाल करके क्या बना सकते हैं? इंसुलिन दोबारा से बना सकते हैं। तो hence different cells in the body they are doing different jobs for us. मैंने आपसे सिर्फ एक एग्जांपल की बात की थी कि आप लोगों के पैंक्रियास के बीटा सेल इंसुलिन कैसे बनाते हैं, लेकिन वही बात है कि फबैयलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आपका हर सेल अपने तौर पे अपनी खास किस्म की प्रोटीन को बनाने की पूरी सलाहियत रखता है। आपके सेल को बस जिंदा होना चाहिए,
Every living cell of your body is capable of making enzymes for it, making proteins for it. These proteins may be structural, these proteins may be functional, and every sort of protein is being made by means of only one process that we have studied today, and that is called as translation. लेकिन ये याद रखने वाली बात यह कि सेंट्रल डॉगमा का आखिरी प्रोसेस था। पहला प्रोसेस क्या था? डीएनए से डीएनए को बनाना। दूसरा प्रोसेस क्या था? डीएनए से आरएनए को बनाना। तीसरा प्रोसेस क्या है? आरएनए से प्रोटीन को बनाना, और उसके लिए भी हेल्प चाहिए थी राइबोसोम की। आई होप कि ये सारी बातों को इंटीग्रेट करने के बाद, जोड़ने के बाद आपके माइंड में एक बिगर पिक्चर बन गई होगी कि हमारे सेल्स किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। इस दुआ के साथ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो, आप अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखने में कामयाब हो, और अपनी ज़िंदगी में जो आपने सपने सजाए उन्हें कामयाब करने में भी कामयाब हो। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।